इस लेक्चर में हम एटॉमिक नंबर 8 यानी कि ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे, जो बेसिकली प्राणदायी वायु है और ऑक्सीजन के बिना लाइफ संभव नहीं है। ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16 का पहला एलिमेंट है और एक तरीके से आप ग्रुप नंबर 16 का इसको सरदार मान सकते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट है। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और इसके अपोजिट जो रेस्पिरेशन होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो सकता है। ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए तो भाई ऑक्सीजन वाइटल हो गई। एरोबिक का मतलब हवा, और हवा में ऑक्सीजन होनी आवश्यक है। ठीक है। और इसी एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से हमारे सेल्स एनर्जी रिलीज करते हैं। तो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन एक सेलुलर प्रोसेस है। हमारी बॉडी के सेल्स में प्रोसेस फॉलो होता है। इसमें क्या करते हैं, ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन कंबाइन, है ना। तो ये बेसिकली आपके रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट्स में एटीपी मिलती है। एटीपी इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर यू, और CO2 और H2O, है ना, वेपर फॉर्म में, ये लेट इट बी, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। बिना एरोबिक रेस्पिरेशन के ह्यूमंस या बहुत सारे एनिमल्स सरवाइव नहीं कर सकते, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। ठीक है। कुछ एनिमल किंगडम के लोग एरोबिक रेस्पिरेशन के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ टाइप्स के टार्डीग्रेड्स और लोरिसिफेरेंस, है ना, ये एनिमल किंगडम का पार्ट होते हैं। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के माध्यम से सरवाइव कर सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ये सरवाइव कर सकते हैं। एक पैरासाइट है हेनिगुआ साल्मिनिकोला, बेसिकली ये भी बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकता है। लेकिन भाई ह्यूमंस बिना ऑक्सीजन के बहुत लंबा, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बहुत लंबी हो गई। कुछ लोग सांस रोक सकते हैं प्राणायाम वगैरह का उपयोग करके। ठीक है। कोई महान योगी ना हो तो उसके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे हिंदुत्व में योग की बात होती है ना, तो आप योग के माध्यम से एक अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। बिना ऑक्सीजन के एक काफ़ी लंबी ड्यूरेशन तक आप सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली ये जो ऑक्सीजन है, अर्थ के जब एटमॉस्फेयर की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका परसेंट अप्रोक्सीमेटली 21% बाई वॉल्यूम है। देखो यहाँ पे परसेंट है ना, तो यहाँ पे बाई वॉल्यूम छिपा हुआ है, आपको बोलना पड़ेगा। मान लो IAS के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना है, तो आपने बताया अप्रोक्सीमेटली 21%, तो ये आंसर गलत होगा। अप्रोक्सीमेटली 21% बाई वॉल्यूम कहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो ऑक्सीजन है ये सेकेंड मोस्ट एबंडेंट गैस है ना, एयर में। जब एयर की हम लोग बात करते हैं, एटमॉस्फेयर की बात हो गई। एटमॉस्फेयर बेसिकली वो एनवेलप ऑफ एयर है जो बेसिकली हमारे अर्थ को सराउंड करता है। और एयर क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो अब बेसिकली ये जो सेकेंड मोस्ट एबंडेंट की जब हम बात करते हैं ना, तो ये नाइट्रोजन नंबर 1 पोजीशन पर है। इसका अप्रोक्सीमेटली 78% है बाई वॉल्यूम अर्थ एटमॉस्फेयर में इसका हिस्सा। और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आपको पता है आर्गन है, आर्गन के बाद CO2 है। ठीक है। तो ये IAS में कई बार इसके बारे में क्वेश्चंस आया है और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया है, बैंक PSSC एक्सेट्रा। लेकिन जब हम लोग अर्थ के क्रस्ट की बात करते हैं, अर्थ की क्रस्ट मतलब समझ लो अर्थ के ऊपर जो पपड़ी है, ठीक है, तो जिसमें हम लोग देखते हैं रॉक्स है, सैंड है, पानी है ना, तो ये अर्थ क्रस्ट के ऊपर की बात करते हैं। तो हम लोग छोटी क्लास में पढ़े थे ना, अर्थ की क्रस्ट दो तरह की होती है, एक सियाल से बनी है और एक सीमा से बनी है ना। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करते हैं, ओशियानिक क्रस्ट की बात करते हैं। तो हम लोग जब अर्थ के क्रस्ट की बात करते हैं ना, तो जो एलिमेंट सबसे अधिक है अर्थ की क्रस्ट में वो बेसिकली ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8। ये लगभग समझ लो 46.6% है। ये परसेंट, यहां पर परसेंट क्या हो जाएगा, परसेंट बाई वेट हो जाएगा। ठीक है ना, या परसेंट बाई मास कह लो। अब इसके बाद ऑक्सीजन के बाद जो है ना,
जो एलिमेंट सबसे अधिक है अर्थ क्रस्ट में वो है आपका सिलिकॉन। ये बेसिकली एटॉमिक नंबर 14 है, 27.7%। और इसके बाद क्या है, इसके बाद एल्यूमिनियम है एटॉमिक नंबर 13, 8.1%। फिर आयरन है ना, एटॉमिक नंबर 26 का जो एलिमेंट है ये 5% है। कैल्शियम है एटॉमिक नंबर 20 वाला, 3.6%। फिर आपका सोडियम है एटॉमिक नंबर 11, 2.8%। फिर एटॉमिक नंबर 19 वाला पोटेशियम 2.6%। फिर एटॉमिक नंबर 12 वाला मैग्नीशियम 2.1%। तो कई बार इनके ऑर्डर के बारे में ना ये क्वेश्चंस आए हैं सिविल सर्विसेज, मतलब आईएएस के एग्जाम में, एनडीए, सीडीएस, बैंक, पीओएसएससी। तो ये तो मत याद करना कि ये 46 से 27 है, लाइक दैट, है ना, इतना मायने नहीं रखता। लेकिन एक शुरुआत का कम से कम ऑर्डर पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, लाइकवाइज। तो अब देख लो यहाँ पे ये जो है ना सियाल, तो देखो ये ऑक्सीजन तो नंबर 1 पर है। अब देखो सियाल आ गया, है ना, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। और ये जब सीमा की बात करते हैं तो सिलिकॉन तो यहाँ पे आ गया। ये जो है ना, ये माँ है ना, ये मैग्नीशियम है, ये यहाँ पर है, ये बेसिकली 8वें नंबर पर है। देखो हाइड्रोजन गैस जलती है और ऑक्सीजन उसको जलाती है। ऑक्सीजन खुद नहीं जलती है लेकिन वो जलाती है ना, वो सपोर्ट करती है और एक्सेलरेट करती है कंबशन को। या ये इसीलिए एसेंशियल है हर चीज में, है ना, आग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और रॉकेट लॉन्च के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो ऑक्सीजन मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। जैसे O2 तो आपको पता लग गया, ये डाई एटॉमिक फॉर्म है। ऑक्सीजन गैस, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन देखो गैस इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे गैशियस फॉर्म में ही होती है और यही हम लोग इसको यूज करते हैं। सांस जो लेते हैं ना, ये ब्रीथेबल है। और इसके बाद क्या होता है, एक और फॉर्म है जिसको कहते हैं ओजोन। इसमें ऑक्सीजन के बेसिकली 3 एटम है, ठीक है। और ये बेसिकली ये जो ओजोन है ना, इसकी अपने आप में एक लेयर है अर्थ के स्ट्रेटोस्फियर में। अर्थ के एटमॉस्फेयर की जिस लेयर में हम लोग रहते हैं ना, वो ट्रोपोस्फियर है, वो सबसे लोएस्ट लेयर है। और सेकेंड लोएस्ट लेयर बेसिकली स्ट्रेटोस्फियर है। ये बेसिकली अर्थ सरफेस से 10 से 50 किलोमीटर अबव होती है। और इस लेयर में ना ये जो ओजोन है ना, ये बेसिकली हमको एक तरह से प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम सन। और लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं ना, ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है ना। स्पेशली आप देखेंगे कि अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, उस जगह और भी कई जगह ओजोन होल्स बन गए हैं। तो अब ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के कारण हो रही है। एटमॉस्फेयर में जो बेसिकली स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन की लेयर है, इसको बचाने के लिए ना हमने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेज आउट करने की बात की है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। ये एक बेसिकली इंटरनेशनल एग्रीमेंट है देशों के बीच में। ये मॉन्ट्रियल जो कनाडा की एक सिटी है, उसमें 1987 में साइन किया गया था और 1989 से ये फोर्स में आ गया था। तो उसमें ये बात हुई कि भाई ये हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, है ना, देखो यहाँ पे CFCs है, मतलब बहुत सारे हैं इसकी फैमिली में, जो बेसिकली रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में यूज होता है। या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, देखो ये SCFCs है, मतलब बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। ये बेसिकली CFCs के रिप्लेसमेंट के रूप में रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग में यूज हुआ। और हेलोन्स जो बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है। मिथाइल ब्रोमाइड बेसिकली ये एग्रीकल्चर में यूज होता है फॉर सॉइल फ्यूमिगेशन। इन चारों को ना, है ना, एलिमेंट्स का हम लोग अब इंसान लोग यूज कम करेंगे और उसको फेज आउट करेंगे। मतलब अब रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, है ना, यूज नहीं करेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर्स में हेलोन्स नहीं यूज करेंगे। ऐसे एग्रीकल्चर में सॉइल फ्यूमिगेशन के लिए मिथाइल ब्रोमाइड हम यूज नहीं करेंगे। सॉइल फ्यूमिगेशन में क्या करते हैं ना, हम लोग जैसे पौधे लगाने से पहले सॉइल का ट्रीटमेंट करते हैं कुछ केमिकल पेस्टिसाइड्स से। और इससे क्या होता है कि अब पेस्ट नहीं और डिजीज पैदा कम होंगे। उन पे डिजीज और जो पेस्ट जो सॉइल की वजह से ना पैदा हो रहे हैं, तो उसमें अब कमी आ जाएगी, बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। बेसिकली 2 और लोग काफी अधिक घातक हैं ओजोन लेयर के लिए। एक तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, CCl4 कार्बन, और ये क्लोरीन के 4 एटम है इसमें। बेसिकली ये कलरलेस होती है और डेंस होती है, नॉन
फ्लेमेबल लिक्विड होती है और थोड़ी स्वीट भी होती है, टेस्ट करोगे तो थोड़ी है ना मीठी होगी, और महक में ये क्लोरोफॉर्म जैसी होती है। क्लोरोफॉर्म बेसिकली CHCl3 है जो ट्राइक्लोरोमीथेन है। हाँ, जो आप सुने ना सूंघा दो क्लोरोफॉर्म तो बंदा बेहोश हो जाता है, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये मिथाइल क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बेसिकली क्या है, C2H3Cl3। इसको वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं 111 ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये दोनों भी ना ओजोन लेयर के लिए काफी अधिक घातक हैं, और लेकिन इन दोनों का यूज सॉल्वेंट्स में और क्लीनिंग एजेंट्स में काफी होता है। अभी फिलहाल इन लोगों को फेज आउट करने की बात नहीं हुई है, क्योंकि इनका सब्स्टिट्यूट हमारे पास अभी उतना अच्छा मिला नहीं है। ऑक्सीजन की वैसे जो खोज की गई थी ना, तो दो बंदों ने इंडिपेंडेंटली खोज की थी। एक है जोसेफ प्रीस्टली और दूसरा है कार्ल विल्हेम शील, है ना। 1770s में इन दोनों ने ऑक्सीजन की खोज की थी। और ये बंदा तो भैया आप जानते हैं एंटोइन लेवोजियर। तो लेवोजियर, आर हल्का सा साइलेंट सा रहता है, लेवोजियर आप बोल दो चाहो तो लेवोजियर, है ना। तो इस बंदे ने फिर नामकरण किया था ऑक्सीजन का। देखो ये इस बंदे ने हाइड्रोजन का भी नामकरण किया है, इसने ऑक्सीजन का भी नामकरण किया। नामकरण करने में और ये भी एक्सपेरिमेंट करने में काफी उस्ताद बंदा था। यदि किसी के कोई नियर एंड डियर वंस कभी हॉस्पिटल में, है ना, एडमिट हुए हैं, तो कई बार आप लोग जानते हैं ना ऑक्सीजन के सिलेंडर्स वहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मेडिकल थेरेपी में भी ऑक्सीजन के सिलेंडर्स यूज़ होते हैं, वेल्डिंग में भी होते हैं, स्क्यूबा डाइविंग में, है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर, है ना, अपने साथ लेके जाओगे। स्पेस सूट्स जो पहने हुए दिखते हैं ना, उनके साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर बंधा रहता है। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की यूटिलिटी मेडिसिन और इंडस्ट्री में भी है, ठीक है। इंडस्ट्री मतलब वेल्डिंग, है ना, मेडिसिन मतलब मेडिकल थेरेपी, ठीक है। अब भैया ऑक्सीजन के बिना तो जिंदगी हम सोच नहीं सकते हैं, तो ये लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट है, प्राणदायिनी है, ठीक है, जीवन देता है ये एलिमेंट हमको, लेकिन साथ ही साथ ये रिएक्टिव भी है। तो भैया जो ऑक्सीडेशन है ना, इसके कारण कई बार ये घातक भी हो जाता है। तो एग्जाम्पल अभी आपको हम देते हैं, जैसे कि हम आयरन को जब देखते हैं ना, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, रस्ट हो जाता है, तो अब हमारे यूज का फिर नहीं रहता है वो, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एक तरीके से हम आयरन को खो रहे हैं, लॉस ऑफ आयरन हो रहा है। और दूसरा क्या होता है कि जब ये ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में इकट्ठा होते हैं ना, तो हमारे सेल्स बूढ़े होने लगते हैं। बूढ़े होंगे तो मर जाएंगे, ठीक है। तो यदि तेजी से सेल्स यदि हमारे बूढ़े हो रहे हैं ना, तो फिर बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। तो ये फ्री रेडिकल्स को हमको निकालना होगा बॉडी में से। और ये ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स को बेसिकली निकालने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स जो काम आते हैं, एक तो विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। तो ये बेसिकली एक तरीके से फ्री रेडिकल्स वाले जो ऑक्सीजन एटम्स है ना, उनको ये खा जाते हैं। अब दूसरा क्या होता है, कुछ मिनरल्स भी बेसिकली काम आते हैं, है ना, एक तरीके से फ्री रेडिकल्स से निजात पाने के लिए। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर 29 वाला कॉपर, एटॉमिक नंबर 30 वाला जिंक और एटॉमिक नंबर 34 वाला सेलेनियम। जो सेलेनियम एलिमेंट है ना, ये बेसिकली पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और ये बेसिकली ग्रुप 16 का मेंबर है। और ग्रुप 16 का जो ना सरदार है, वो बेसिकली एटॉमिक नंबर 8 वाला ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वाली लाइन का है, ये कॉलम का, है ना। और बेसिकली कॉपर और जिंक बेसिकली क्या है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना। ये मेटल्स हैं, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और ये सब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ना, कैटलिस्ट में। फिर हम एक और एंटीऑक्सीडेंट को देखेंगे, वो है ग्लूटाथायोन। अब ये जो ग्लूटाथायोन है ना, वो इन 4 चीज़ों से मिलके बनता है, बेसिकली एमिनो एसिड, ग्लाइसिन, फिर सिस्टीन और ग्लूटामिक एसिड। ये 4 चीज मिल करके ग्लूटाथायोन बनाते हैं। ग्लूटाथायोन की बड़ी ज्यादा यूटिलिटी है, जैसे कि आपकी जो टिश्यूज है ना बॉडी के, उनकी बिल्डिंग और रिपेयर में काम आता है ना। कई बार ये प्रोटीन्स और केमिकल्स को बनाने में काम आता है, और बॉडी के जो इम्यून सिस्टम के जो फंक्शंस है ना, उसके लिए भी ये ग्लूटाथायोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ग्लूटाथायोन है ना, ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना ऑक्सीजन के, उनका सत्यानाश करता है और हमारी जिंदगी थोड़ी लंबी करता है। इज दिस पॉइंट क्लियर?